बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सियासतदानों के तीन अहम बयानात के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे। मईशत पे बात करनी है, सियासतदानों पे बात करनी नहीं है, लेकिन सियासतदानों के ये बयानात अब मईशत से मुताल्लिक हैं। इसाक डार साहब कहते हैं, ज़ाहिर है कि वो मईशत के ही रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान में। वो उन्होंने असम्बली में कहा कि 215 अरब के नए टैक्स लगेंगे, और हमारे इल्म में ये आया, हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर न्यूज़ में देखा, हमारे पास ज़राए से खबर आई कि पाकिस्तान IMF के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुका है। ये दावा है मुख्तलिफ ज़राए का, और उसके अंदर जो सबसे अहम मुतालबा आया था, सबसे पहले जो मुतालबा आया था वो ये आया था कि पाकिस्तान टैक्स रजीम को जो है वो चेक करे, उसको जो है वो छेड़े। इसके साथ साथ जिन दूसरे सियासतदान का मैं तस्करा कर रहा हूँ वो आसिफ जरदारी साहब हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गरीब समझने वाले अहमक हैं। बिल्कुल जरदारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मिसाक मईशत करें, पीपल्स पार्टी दस्तखत करेगी, साथ देगी। क्रिकेटर को भी कहा था कि मिसाक मईशत की तरफ जाएं। हमारे साथ मौजूद है फ़ारूक सलीम साहब। ज़ाहिर है कि इनसे सिर्फ मईशत के ऊपर बात होगी, लेकिन ज़ाहिर है कि सियासतदान जो कुछ कहते हैं मईशत के ऊपर वही रिफ्लेक्ट होकर आता है। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, ये 215 अरब के नए टैक्स कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे? ये तो एक और मिनी बजट नहीं आ गया बजट मंजूर होने से पहले? जी, महसूस ये कर रहा हूँ कि हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि IMF से किसी तरह जो 9th रिव्यू है वो पास हो जाए। शायद हुकूमत को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो अगला माली साल है उसमें हमने कोई 23 से 24 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं, और वो एक IMF के नए प्रोग्राम के बगैर तो नहीं हो पाएगा। अगर 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हो पाता तो फिर जो नया प्रोग्राम हम अगले माली साल के लिए लेने जाएंगे उसमें हमें एक तो पहले से ज्यादा बड़ा पैकेज चाहिए होगा, और दूसरा शायद हमारी ऊपर जो शराइत हैं वो भी पहले से ज्यादा सख्त हों। तो यहाँ पे कोशिश ये हो रही है कि कहीं 215 अरब के इजाफी टैक्सेस लगा दिए जाएं। पहले जो IMF थी वो पहले से ये सवाल उठा रही थी कि आपने ओरिजिनल बजट के अंदर जो 9,200 अरब के टैक्सेस लगाए हैं उनको कैसे इकट्ठा किया जाएगा। अब हुकूमत ये कह रही है कि वो 9,200 की जगह 9,400 पे पहुंच जाए। तो वो फिर मैं समझता हूँ कि वो सवाल तो अपनी जगह कायम रहेगा कि अगर आप 9,200 नहीं इकट्ठा कर पाएंगे तो फिर 9,400 किस तरह इकट्ठा होगा। अब आप गिन लीजिए, नवंबर और ये जून आ गया है, अभी तक जमीनी हकीकत तो यह है कि पैकेज हुआ नहीं है। 9th रिव्यू जो है उसको हम पास करने में कामयाब अब तक नहीं हुए। अच्छा, इसाक डार साहब की जो आज की सारी तकरीर है उसको अगर आप देखें तो आपको लगता है कि IMF को प्लीज़ करने के लिए, या प्लीज़ चले अच्छा लफ्ज़ नहीं होगा, IMF की शराइत को पूरा करने के लिए जो 2-3 उन्होंने शराइत बताई गुज़िश्ता रोज़ से हमारे सामने है कि टैक्स वसूली के अहदाफ बढ़ाएं, बजट में उन्होंने कहा कि तब्दीली के बगैर स्टाफ लेवल मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी थर्ड मार्केट से एक्सचेंज रेट का तयन करें। तो 2, 3, 4, 5 जो मुतालबात हैं, ये जो आज की तकरीर थी ये उससे मुमासलत रखती है, या IMF का मुतालबा ये नहीं था? ये तो सिर्फ आपने जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसको चीज़ को ठीक करने की कोशिश की है, धोखा देने की कोशिश की है। मैंने तकरीर सुनी नहीं है, मैं डायरेक्टली उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। 215 के हदफ के मुताबिक आपको क्या लगता है? देखिए, IMF के 4 मुतालबात हैं जो हमें बार बार लिख के दे चुके हैं, और यकीन जानिए कि IMF पिछले 25-30 सालों से एक ही पैकेज है उनका, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो चाहे किसी और दुनिया के मुल्क के लिए। उनकी बातें यही होती हैं कि आपके बजट में खसारा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये आपके बिजली के शोबे में खसारा नहीं होना चाहिए। उनका पैकेज शर्त होती है कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो एक ही होना चाहिए, वो इंटर बैंक होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। कोई टैक्स एमनेस्टी का आप ऐलान ना करें। इस किस्म के पैकेजेस, यही पैकेजेस पाकिस्तान को पिछले आप समझे कि 35-40 साल से इसी किस्म की शराइत मिल रही है। कोई नई शराइत नहीं आती। हमारे यहाँ कुछ रवायत ऐसी बन गई है कि IMF को हम अपनी सियासी गलतियों का नतीजे में एक कुर्बानी का बकरा बना के पेश करते हैं कि IMF कह रही है कि बिजली का रेट बढ़ा दें, IMF ये कह रही है कि आप टैक्स के रेट बढ़ा दें। मैंने जितने एग्रीमेंट्स पढ़े हैं IMF के साथ, बाकी ममालिक के साथ, चाहे हमारी अपनी वजारत खजाना के साथ, वो ये कहते हैं कि आप बिजली के रेट में खसारा ना करें। वो आपको डायरेक्ट कहीं नहीं ये कहते कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें। वो आपको ये नहीं कहते कि आप इजाफी टैक्सेस लगा दें। वो आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप बजट के खसारे को कम करें। अब आपकी डिस्क्रेशन पे है कि आप या तो अपने अखराजात कम करें और या फिर अपनी इनकम या टैक्सेस बढ़ा दें। तो हमारी हुकूमत के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि अखराजात हमसे कम हो नहीं पाते,
तो फिर ये इजाफी टैक्सेस का वादा कर लेते हैं। तो जितने भी वादे किए जाते हैं किसी किस्त वसूल करने के लिए, उसके कुछ ही हफ्ते के बाद उनकी वादा खिलाफी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फारूक साहब, इंपोर्ट के ऊपर जो बैन था, एलसीज खुल नहीं रही थी, गुज़िश्ता रात सर्कुलर आया स्टेट बैंक का, जिसके बाद लगता ही है कि उन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी हटा दी है। तो डॉलर आपके पास है नहीं, आपके पास जो है वो तकरीबन बमुश्किल 4 अरब के ज़खायर हैं, तो कैसे काम चलेगा ये? जी, आपके अपने सवाल के अंदर उसका जवाब भी छुपा हुआ है। आप बेशक अपने मर्जी सर्कुलर निकालते रहे, जब तक आप एक्सपोर्ट 31 अरब से नहीं बढ़ती, जब तक आपकी इंपोर्ट जो है वो 70-75 अरब डॉलर पे रहती हैं, ये मामला तय होने वाला नहीं। जब तक आप 4 या 5 एक्सचेंज रेट अपने सामने रखते हैं, अब देखिए इस वक्त इंटरबैंक एक रेट चल रहा है, एक ओपन मार्केट का डॉक्यूमेंटेड रेट चल रहा है, एक ओपन मार्केट का अनडॉक्यूमेंटेड रेट चल रहा है, एक हवाला हुंडी का रेट चल रहा है, एक पेशावरी रेट चल रहा है, एक काबली रेट चल रहा है, कई पहुंच रेट चल रहा है। आपके यहाँ 5 या 6 रेट हैं और आपको IMF मुसलसल ये कह रही है कि एक से ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा से क्या मुराद है फारूक साहब? ओपन मार्केट और इंटरबैंक का रेट अलग अलग नहीं होना चाहिए? देखिए, दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहां पे मल्टीपल एक्सचेंज रेट चलता है। जो इंटरबैंक रेट होता है वो ही एक रेट होता है। हमारे यहाँ एक रवायत पड़ गई है कि एक इंटरबैंक रेट चल रहा होता है, एक जो है वो हवाले का रेट चल रहा होता है, एक ओपन मार्केट का रेट चल रहा होता है। ओपन मार्केट के अंदर भी 2-2, 3-3 रेट चल रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेड है, कोई अनडॉक्यूमेंटेड है। अगर 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से तकरीबन एक दर्जन मुल्क ऐसे होंगे जहां पे मल्टीपल रेट चलते हैं। बाकी सारी मल्टीपल रेट नहीं होते। अच्छा फारूक साहब, ये IMF का मुतालबा कैसा है कि थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी या थर्ड मार्केट से एक्सचेंज रेट का तयन करें? ये क्या मतलब क्या है इसका? मैं समझा नहीं है असल में। देखिए, उनका कहना ये रहता है कि स्टेट बैंक जो है वो मुदाखलत ना करे डॉलर और रुपए की कीमत की डिटर्मिनेशन के लिए। इकोनॉमिक का असूल ये है कि इस वक्त 8 अरब अगर दुनिया में इंसान बचते हैं, उनमें से किसी को भी ये मालूम नहीं है कि रुपए और डॉलर का क्या रेट होना चाहिए। तो एक एंटिटी है जिसको पता है कि ये रेट क्या होना चाहिए, उसको हम कहते हैं मार्केट। तो मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस को जब तक इजाजत नहीं दी जाती और हुकूमत या स्टेट बैंक या हुकूमती कोई इदारा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो फिर वो मईशत में डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं, उससे माशी फायदा नहीं होता, सियासी फायदा शायद हो जाए। देखिए, इस वक्त क्या पाकिस्तान को IMF का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, ये सियासी फैसला है। माशी तौर पे तो कोई और मुतबादिल है ही नहीं IMF का। तो इस वक्त हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह रहती है कि माशी फैसले जो हैं वो सियासी बुनियाद पे किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फारूक साहब, मुझे एक आखिरी चीज़ समझा दीजिएगा, मेरे पास एक 1-1.5 मिनट है। सरमायाकारी कौंसल एक जो है उसका क़याम अमल में आया है, जो सुना यह है कि NCOC की तर्ज में काम करेगी, सूबों की भी नुमाइंदगी होगी। असल मकसद ये है कि ईज टू डूइंग बिजनेस हो या वन विंडो ऑपरेशन हो, ख़ास तौर पे GC ममालिक के लिए, गल्फ ममालिक के लिए। तो ये आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी खबर है? जी, बड़ी खबर इस एतबार से है कि पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख में आपको कोई ऐसी काउंसिल नहीं मिलेगी जो सरमायाकारी के लिए बनाई गई हो और उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद मेंबर हो एक एपेक्स में। मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसी काउंसिल पहले बनाई गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बैरूनी सरमायाकार आते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी कंप्लेन होती है वो ये होती है कि हुकूमत पाकिस्तान उनके मंसूबों के ऊपर टाइमली डिसीजन नहीं लेती, वक्त पे फैसला नहीं लेती। अब अगर ऐसी काउंसिल सामने आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो टाइम पे डिसीजन लेने के काबिल होगी या मजबूर हो जाएगी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, जो सरमायाकार मुसलसल पिछले कई साल से कंप्लेन करते आए हैं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत होती हैं, कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जो अफसरान है हुकूमती, वो बहुत रुकावटें डालते हैं। अब अगर काउंसिल बैठी है, वजीर आजम साहब उसको हेड कर रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी साहब उसके मेंबर हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि जो रुकावटें डालने वाला मामला है वो एक कंप्लेन जो है वो सरमायाकारों की दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब
हम कलाम थे स्पीकर साहब से कौमी असम्बली में, ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो जो अपने ही तय करदा अहदाफ थे उसी को जो है वो रिवाइज़ करने के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि इत्तलात आ रही थी कि IMF ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई ये करके आओगे तो स्टाफ लेवल मुआहदा होगा। आज सुबह से खबर भी चल रही है कि स्टाफ लेवल मुआहदा अभी हुआ कि थोड़ी देर में हुआ। तो क्या इस वक्त आपको स्टैंडिंग लगती है कि मिनी बजट आ चुका है, बजट में बड़ी तरमीम होंगी? क्योंकि बजट अभी मंजूर होने में वो कहते हैं 2 दिन हैं, तो तब तक क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारी हुकूमत की सतोड़ कोशिशें, बेतहाशा IMF की शराइत और सबसे बढ़ के अमरीका की सिफारिश पर ये हमें कर्जा मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसकी कोई अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि असल अहमियत जिस चीज़ की है वो ये है कि अगले माली साल में हमें बहुत बड़ी रकम का 3 साल से ज़ायद मुद्दत के लिए कर्जा चाहिए है, उसके लिए राह हमवार हो रही है। असल चीज़ ये है, वो जो कर्जा आपको चाहिए है वो अमेरिका की सिफारिश के बगैर नहीं मिलेगा, और उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको 2-3 बातें मईशत से हट के देखनी पड़ेंगी। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका न्यू ग्रेट गेम भी चल रहा है और न्यू कोल्ड वार एरा भी चल रहा है। तो मोदी साहब इस वक्त जो है अमेरिका में हैं, और अमेरिका ने क्या कहा है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात 21वीं सदी का डिफाइनिंग मोमेंट है। उन्होंने ये कहा भारत और अमेरिका दुनिया को बदल सकते हैं मिलकर, और असल में अमेरिका ये चाहता है कि चीन के मुकाबले में भारत को ताकतवर बना के उसके मुकाबले में खड़ा करे। अब वो खड़ा हो या नहीं हो, लेकिन अमेरिकन ब्लॉक में बहरहाल वो आ गया है, उसने दफाई मुआहदा भी कर लिया है। और ये जो बयान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी ना होने दे अपने उससे, और FATF से कहा गया है कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, इशारा हमारी तरफ है, इसकी तरफ तवज्जो करें। आपको याद होगा मैंने कहा था कि 2024 में ये मसला फिर आएगा। एक तो ये है। दूसरा, पाकिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसी क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान अभी फिलहाल डिफॉल्ट नहीं करे, और जब 2024 में आप बड़ी रकम के लिए कर्जे पे जाएंगे तो उसकी वो जो सियासी शराइत रखेंगे और जो माशी शराइत होंगी वो ऐसी होंगी कि इन 3 वर्षों में पाकिस्तान में गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा, सूबों में एहसास महरूमी बढ़ेगा, एक दूसरे से नफरत बढ़ेगी, एतमाद का बुहरान होगा। और उस वक्त जो न्यू ग्रेट गेम है, अमेरिका ये चाहता है कि खुदा न खास्ता हमारे जौहरी प्रोग्राम को और 2 सूबों को पाकिस्तान से अलहदगी की राह हमवार करे। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपकी ज़बान को बिल्कुल मुबारक ना करे, मेरी ख्वाहिश है, उम्मीद है, दुआ है। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी कहा है कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब आप अपनी हालत ना बदलें। डॉक्टर साहब, इससे बचेंगे कैसे, ये बताएं ना। देखें, ये चैलेंजेस तो हैं, जाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है। आंखें बंद कर लेने से कबूतर की तरह जो है ना वो बिल्ली से बचा नहीं जा सकता। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब तक हम सही मामलात को समझेंगे नहीं। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, पाकिस्तान के लिए क्या रास्ता है? इसका मतलब ये है कि पहले तो आप ये तस्लीम कर लें कि अमेरिका ये जो आपको अगले साल कर्जा दिलाएगा 3 साल के लिए, ये शायद अब दिला दे, इसका मकसद डिफॉल्ट को टलाना है, इस बुरान को टलाना है, डिफॉल्ट को खत्म नहीं करना है। ये मैं बता दूं, इसलिए कि हमारे लोग तो खुद कहते रहे हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। उससे बचने का एक वाहिद तरीका है, मैं मिसाल देना नहीं चाहता, 1994 में इंडिया तबाह बर्बाद थी, इंडिया की मईशत बिल्कुल बर्बाद। उसने गोल्ड गिरवी रखा, IMF के पास गया 1994, IMF से कर्जा लिया, और कर्जा लेने के बाद बड़े पैमाने पे इस्लाहात की, और वक्त से पहले IMF के प्रोग्राम से बाहर आ गया। उसके बाद आइंदा उसके 1994 से अब तक नहीं गया, और दुनिया की 3री बड़ी मईशत है आज। अगर हम ये चीज समझते हैं, जो मैं आपके प्रोग्राम में कम से कम 2-3 दफे मैंने कहा है, बिल्कुल, अगर इंतखाबात से पहले, वो आपके सवाल का जवाब आ रहा है, अगर इंतखाबात से पहले इसी तरह से हमने कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दी, कानूनी शक्ल, इसलिए कि हुकूमत तो बदलने वाली है, चाहे ये आए कोई दूसरा इलेक्शन के बाद, उसको कानूनी शक्ल दें, कोई आए कोई जाए। वो 4-5 इस्लाहात हैं, टैक्सों की, तवानाई की, सरमाए को फरार को रोकने की, तालीम सेहत की, वो अगर हम कर लेते हैं तो ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का जो अगले साल हम लेंगे। और अगर खुदा न खास्ता नहीं करते तो जो खदशा मंडला रहा है, जो अमेरिका की ख्वाहिश है, जो भारत की ख्वाहिश है, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की ख्वाहिश है, जो बहुत से पाकिस्तानी लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम जो है डिफॉल्ट करें, और ताकि अमेरिका से हमें शराइत आए मगर पैसा मिले और हुकूमत कंफर्ट जोन में जाए और मराहत मिलनी शुरू हो जाए, जो 9/11 में हुआ था। हमने उस वक्त भी वार्न किया था कि जो आप 9/11 में कर रहे हैं पैसे मिलेंगे,
मगर आगे चल के तबाही होगी। आज वही वार्निंग मैं दे रहा हूं कि इस्लाहात करने का कानून साजी पहले कर लें, ये वाहिद हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब इस पे थोड़ी सी पेशरफ्त आप समझते नहीं है कि हुई है कि हमने एक सरमायाकारी कौंसिल का ऐलान किया है जिसको जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो टेक केयर करेगी, NCOC की तर्ज के ऊपर इसका जो है वो एक सिस्टम होगा, तो कोशिशें तो है ना उस जानिब। देखिए बात ये थी कि मईशत को बहाल करने के लिए, बरामदात बढ़ाने के लिए, सरमायाकारी करने की जो भी कोशिश करे उसका खैर मकदम होना चाहिए, जैसे आपने किया हमने भी किया। मगर जमीनी हकायक समझ लें, जमीनी हकायक ये हैं कि जब तक आपके ऊपर ये डिफॉल्ट का खतरा है, आप मईशत की इस्लाहात नहीं करते, रुपए की कदर को मुस्तहकम नहीं बनाते, सरमाए के फरार को नहीं रोकते, महंगाई की जो है शरह को कम नहीं करते, डिस्काउंट रेट को कम नहीं करते, तो आपकी बरामदात बढ़ ही नहीं सकती। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज जरा समझाइएगा मुझे, मैं जाहिर है कि आपकी तरह इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। अभी टर्की के अंदर अर्दगान साहब ने जीतने के बाद एक दफा फिर शरह सूद को बढ़ा दिया है। पहले उन्होंने बहुत ज्यादा खींचा था, इसको नीचे की तरफ लेकर गए थे, तो जाहिर है कि अगर प्लान ए नाकाम हुआ तो प्लान बी की तरफ आए ना कि उन्होंने इसको फ्री फॉल किया या इसको जो है वो बढ़ने दिया है। तो ये वो क्या रीजन थी, उससे पाकिस्तान की मुमासलत कैसे हो सकती है? देखिए बात ये है कि मैं पहले आपको एक बड़ा वाज़ेह जवाब दे दूं इसी का डायरेक्ट। मई 2022 पाकिस्तान में महंगाई थी 13.8 और डिस्काउंट रेट था 12.5%, 12.5, यानी थोड़ा सा कम था। इन्होंने कहा हम इसको 13.8 को कम करेंगे, तो 12.5 डिस्काउंट रेट को कम करके 21 तक ले गए। मामूली बात नहीं ले गए, लेकिन क्या हुआ, महंगाई 13.8 से 38 पे चली गई। इसका मतलब ये हुआ, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, कि डिस्काउंट रेट में कमी या इजाफा उस वक्त तक बेमानी होता है जब तक साथ में स्ट्रक्चरल इस्लाहात ना करें स्टेट बैंक और हुकूमत। इसलिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं तलब को कम करें, बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप गैर जरूरी इंपोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके गैर तरक्याती अखराजात कम हो रहे हैं। तो एक पैकेज हुआ करता है, बार बार मैं कहता हूँ मईशत की बहाली का एक पैकेज होता है। तो ये जो अभी आपका सवाल था, उसी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये जो उन्होंने एक्शन लिया है, ये बजट से पहले होता, बजट में उसका रिफ्लेक्शन होता, क्योंकि आप कहते हैं बरामदात में हम इजाफा करेंगे, तो भाई आपने बजट में तो बरामदात कम रखी है, तरसीलात ज्यादा रखी हैं, जो पाकिस्तान में पहले दफे हुआ। तो बजट मुख्तलिफ सिम्त में है, और ये जो इस्लाहात का पैकेज है, असल चीज ये है, पहले आप इकोनॉमी को ऑक्सीजन टेंट से निकाल के नॉर्मल कंडीशंस में ले आए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरे दिल में दर्द है पाकिस्तान का, आपके दिल में। आज जिन लोगों ने ओवरसीज में, गैर मुल्कियों ने जो हमारे बॉन्ड्स खरीदे थे, $100 का अगर है, आपको पता है कितने का बिक रहा है? 50 रुपए का। यानी अगर आप किसी जिसकी अप्रैल में पेमेंट मैच्योर होनी है, जी, इसका मतलब क्या है कि अगर आप $1 लाख के डॉलर को 50,000 में खरीद लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफॉल्ट तो करने वाले नहीं है, तो आपको 129% मुनाफा मिल जाएगा सालाना। देखिए इस वक्त आप ये बात करें, जब आपके रुपए की कदर गिर रही है, सरमाए का फरार हो रहा है। अभी आपने देखा कि स्टेट बैंक ने कहा IMF के दबाव पर कि इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन हटा दी, तो इंपोर्ट का पैसा कहां से आएगा? हुंडे वाले से बाहर जाएगा। तो जब पैसा बाहर जाएगा तो रुपए की कदर पे दबाव आएगा। ये एक पैकेज होता है, मैं कह रहा हूँ इस्लाहात का एक पैकेज होता है। बरामदात के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपको कम करना है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, बिजली के नर्ख आप बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलियम के नर्ख आप बढ़ा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप बढ़ा रहे हैं, GST 18% कर दिया, रुपए की कदर जा रही है। तो ये चीजें पहले ये चीजें ठीक की जाती हैं, बजट में उसका रिफ्लेक्शन आता है। फिर ये बात करेंगे कि आप सरमायाकारी तो उस वक्त करेंगे। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये कह रहा है कि हमें एतमाद का बोरान है, बॉन्ड्स का मैंने आपको बता दिया। आज ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे पास मैसेजेस आती हैं कि हमारे भाइयों के रिश्तेदारों के जो पाकिस्तान में पैसे पड़े हैं, आपके ख्याल से हम उसको मंगा लें? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में पहले ये कानून तो बना दें कि मेरे पास अगर पैसा है, जायज या नाजायज, तो मार्केट से डॉलर खरीद के मैं फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करके बाहर नहीं भेज सकता। क्या तकलीफ है? आज भी पैसा बाहर जा रहा है, तालीम के लिए भेज दें, इलाज मालजे के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी बात समझ गया हूं कि वो सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होंगी। ये नहीं होगा कि एक सिरे को पकड़े दूसरा सिरा लूज हो जाए। ये तमाम एक पैकेज की तरह होगा जिसके अंदर आप तमाम कोनों को जो है या तमाम इकाइयों को जो है वो साथ लेकर चलेंगे। डॉक्टर साहब एक जुमला मैं कह दूं, जी, पहले ये इस्लाहात का ऐलान करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर नताइज आने से पहले आप ये लेके जाएं कौंसिल का इक़दाम। लेकिन पहले वो इक़दामात का, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्लाहात को कानूनी शक्ल, मतलब यही है मेरा कि पहले तो आप ये इस्लाहात अनाउंस कर दें ना, ये सरमाए के फरार को आप रोक दें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कम कर दें, जब आप ये रुपए की कदर को मुस्तहकम कर लें, IMF से मुआहिदा हो जाने दें, उसके बाद जब आप ये कौंसिल का लेकर आएंगे तो उसके रिजल्ट्स नजर आएंगे।
लेकिन अगर आज सरमाए का फरार आज भी हो रहा है तो और रुपए की कदर गिर रही है, आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसका असर इसलिए नहीं होगा कि बरामदात तो बात की बात है। हमारे यहाँ तो इस साल भी आपने देखा 2 साल में हमारा जो FDI आया, आपको पता कितना है? 2 साल में 3 अरब डॉलर। 2018 में आया था 5 अरब डॉलर। तो पहले तो आप हालत को नॉर्मल, पेशेंट को इंटेंसिव केयर से तो निकालें, उसके बाद घर भेज के कहेंगे वॉक करो, अच्छी ग़िज़ा खाओ, टहलो, गपशप लगाओ। ये तो हमने पहले ही इक़दाम का ऐलान करना है, इस्लाहात को कानूनी शक्ल। लेकिन डॉक्टर साहब सियासी क़यादत जो है ये कोई पहली दफ़ा तो ज़ाहिर है कि सिर्फ किताब से पढ़ के तो मईशत आप नहीं बता रहे, ज़ाहिर है कि आप यहाँ पर पाकिस्तान के मारूजी हालात को भी देखते आ रहे हैं। आपको लगता है कि एक ऐसी हुकूमत जिसका अपना ही 45 दिन रह गए हों, वो ये सब कुछ कर सकेगी? उसके अंदर इतनी पॉलिटिकल विल होगी, वो अपने पॉलिटिकल कैपिटल को हिट नहीं करने देगी? भाई साहब, आप अगर अपना पिछले प्रोग्राम को निकाल के देख लें, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इन इस्लाहात को कानूनी शक्ल देने के लिए कौमी सलामती कमेटी को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी ने यहाँ भी तो जिम्मेदारी ली है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एपेक्स कमेटी में लिया है। तो मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, या तो कौमी सलामती कमेटी ये जिम्मेदारी लेके इंतखाबात से पहले जो है ये इस्लाहात को कानून बना दे और इलेक्शन फॉर्म में लिख दें कि ये इस्लाहात हो गई हैं, मैं जिस पार्टी के इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर उसने नहीं किया तो मेरी मेंबरशिप खत्म। अगर कौमी सलामती कमेटी नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के मामले में उन्होंने सीओ मोटो नोटिस लिया हुआ है 184.3 होते हैं मुफाद आम्मा। सबसे पहले ये पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल, तो वो कहें कि जी आप ये पहले इस्लाहात करें, उसके बाद इलेक्शन की डेट आएगी। इस्लाहात करने में 1 हफ्ते लगते हैं, तो या सुप्रीम कोर्ट करे या जो है कौमी सलामती कमेटी करे। आपने 200% सही कहा है कि कोई भी हुकूमत नहीं करेगी। यही मेरा खौफ है कि अगर आज आप जबानी ये बातें करते रहे कि अगली हुकूमत अगर इसको काउंसिल के फैसलों को नहीं माने तो आप क्या कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आज, इसीलिए मैंने भारत की मिसाल दी, मजबूरी में दी। कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल, खुदकशी से बचने का वाहिद रास्ता है खुद इंसारी की तरफ जाना। उसके बाद इस काउंसिल की फैसलों की अहमियत होगी, वरना ये अगली हुकूमत नहीं माने। आप ये देखें, इसमें वज़राए 2 सूबों के वजीर भी थे, उन 2 सूबों की इकनॉमी में हिस्सा 65% है, वो तो निगरान है। तो अगली जो आएगी वो उनको नहीं, वो कौन होते हैं ये फैसले करने वाले? तो फैसले सही हैं, लेकिन उसको तरीके से करें। और पैकेज का मतलब ये होता है जो काम पहले करना है वो पहले करें, उसके बाद ये करें, तो इसके फायदे नजर आएंगे, वरना खदशात हैं। लेकिन ये रास्ता हमारे लिए ओपन है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, रास्ता मौजूद है। समझदारी से अगर काम करेंगे, डू एंड डाई के मामलात को समझेंगे, तो ही पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ सकेगी, वरना इसी तरीके से हम एक जाल में फंसे रहेंगे। और खुदा न खास्ता जिस तरह डॉक्टर साहब ने खदशात का इज़हार किया, बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुंह में खाक कि कभी पाकिस्तान की सलामती को इससे दरपेश कोई चैलेंज है वो उसका सामना करना पड़े। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुझे यूँ महसूस होता है ज़ाती तौर पे कि डूबते को जिस तरह तिनके का सहारा होता है, किसी कश्ती के अंदर अगर वो टुकड़े टुकड़े हो जाए तो फिर उसके जो टुकड़े मिलते हैं, जो उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, लोग उसके साथ चिपक जाते हैं, उसी का सहारा उन्हें मिलता है और उसी से उनकी कोशिश होती है कि डूबने से बच सकें। इसी तरीके से पाकिस्तान में हम एक्साइटमेंट का शिकार हो जाते हैं। कोई भी पॉलिसी का ऐलान हो जाए उसे गेम चेंजर कहेंगे। CPEC आया, लोगों ने कहा गेम चेंजर है, लेकिन वो गेम चेंज कब होगा आज तक पता नहीं रख सका। इसी तरीके से सरमायाकारी कौंसिल का ऐलान हुआ, जिसमें जो है वो हमने देखा कि अस्करी नुमाइंदगी भी है। मुझे जो एक आसानी से समझ में आई चीज़ वो ये है कि शायद ये ईज़ टू डूइंग बिजनेस का कोई एक फार्मूला है जिसको हमने गेम चेंजर का नाम दे दिया है, जिसको जो है वो हमने एक सरमायाकारी कौंसिल करार दे दिया है। ईज़ टू डूइंग बिजनेस तो हर मुल्क में वैसे भी होना चाहिए, चाहे फिर वो मुल्क की सरमायाकारी के लिए हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारी गैर महफूज इसलिए महसूस होती है कि हम यहाँ पर बहुत से ऐसे कानूनी लकूने निकाल कर लाते हैं कि जिसकी बुनियाद पर सरमायाकार परेशान भी होता है और फिर पाकिस्तान से मुतनफ़िर होकर अपना सरमाया पुल ऑफ भी कर लेता है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हालिया दिनों में उर्दू न्यूज़ पे एक बड़ा तफसीली इन्होंने जो है वो एक राइटिंग पीस लिखा, जिससे मामलात को समझने में, हालात को समझने में बहुत आसानी हुई। मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर डिस्कस हुई। क्या चीज़ें थी वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाजरीन सामीन अलग अलग होते हैं, जो कारी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। खुर्रम शहजाद साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप आके कुछ हमें समझा सकें, नाजरीन के लिए समझा सकें कि आखिर गेम चेंजर्स को क्यों समझा जा सकता है। खुर्रम साहब अब बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम साहब आखिर क्या सबब है कि हम कहें कि पाकिस्तान में कुछ नया होने के लिए जा रहा है? जिस तरह से मुसद्दिक मलिक साहब भी हमें एक्साइटेड नज़र आए कि उन्होंने कहा जी प्लान ए सामने आ गया और प्लान बी अब जो है वो IMF के साथ हमारी जो है वो शराकत दारी है। तो इस वक्त
किस तरीके से इसको हम गेम चेंजर समझ सकते हैं? देखिए नहीं, जहाँ तक मुसद्दिक मलिक साहब की बात है, मेरे ज़ाती ख्याल में वो थोड़ा सा इसको ओवर प्ले कर रहे हैं। और ज़ाहिर है एक सियासतदान होता है और वो हर सियासतदान का एक मिजाज होता है, तो वो छोटी सी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर भी बात पेश करते हैं। तो मेरे ख्याल में मुसद्दिक मलिक साहब की जहाँ तक बात है वो तो इसको काफ़ी ज़्यादा ओवर प्ले कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस कौंसिल की बात है, ये एक अच्छा इकदाम है। अगर ये जिन लाइंस पे बनाया गया है, जिन खतूत पे इस्तवार किया गया है, अगर उन्हीं खतूत पे ये चलता रहे और जो इसका मकसद है वो हासिल करने की तरफ इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त जो पहले बात करने वाली वो ये है कि इस कौंसिल का अपना मुस्तकबिल कितना यकीनी है। मतलब 2 महीने बाद अगर हम हुकूमत की बातों पर जाएँ तो वो ये असम्बली डिज़ाल्व हो रही है अगस्त में, और अब तो पूरे 2 महीने भी नहीं रहे, उससे कम टाइम रह गया। और वो अगर ये असम्बली डिज़ाल्व होती है, इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, तो क्या गारंटी है कि ये कौंसिल उसी तरह चलती रहेगी, काम करती रहेगी जिस तरह ये बनाई गई है, जिस चीज़ को ज़हन में रख के। लेकिन गारंटी ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी की है, जिनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, और यकीनन उन्हीं की तरफ से कहा गया है कि हम श्योरिटी देते हैं कि ये चलेगी आगे। गल्फ ममालिक को चाहिए भी उन्हीं की गारंटी होती है। शाहिद साहब, अगर अपना खुर्रम साहब, अगर आप इसको जो है वो माजी में जाकर देखें तो गल्फ कंट्रीज वैसे भी आर्मी के साथ ही डीलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल है। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और उसकी एक वजह है, वो ये है कि आर्मी से अगर डील किया जाए तो, और आर्मी के अगर टॉप लेवल पे डील किया जाए तो चीज़ें बहुत स्ट्रेट होती हैं। अगर आर्मी चीफ ने या आर्मी की टॉप कमांड ने किसी चीज़ पे एग्री की है तो फिर पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो चीज़ें ठीक कर लेते हैं और जो मकासद हैं वो हासिल कर लेते हैं। तो इसी वजह से आर्मी की इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें ये कहना चाहिए। वैसे तो सिविलियन सेटअप में ज़ाहिर है हम सारे यही कहते हैं कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के हालात है हमारे मुल्क में और जो हमारी तारीख रही है और माजी में जो हमने देखा है चीज़ों को, वो जहाँ आर्मी सिंसियरली आर्मी के लोग कुछ करना चाहते हैं, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, उनकी एक्सपर्टीज़ ऐसी है, या उनका असर रसूख ऐसा है कि उसके ज़रिए वो काम वो करवा लेते हैं। हमने देखा कोविड जब आया तो जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो अथॉरिटी उस वक्त बनी थी कोविड को टैकल करने के लिए, उसने बहुत अच्छा काम किया उस वक्त की। चलो गवर्नमेंट थी PTI की जो भी, उनके साथ मिलकर आर्मी का, मैं पता है कि बहुत ज़्यादा रोल था, उन्होंने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया। फिर FATF की मिसाल हमारे सामने है, FATF को इन्होंने क्लियर करवाने में उसमें आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल है, और आर्मी में के अंदर बाकायदा इसका एक सेक्शन बनाया गया था और उन्होंने सारा चीज़ें की, पेपर वर्क किया, सारी चीज़ें करके सिविलियन गवर्नमेंट को कहा कि आप इस तरह आगे बढ़ें तो फिर उसका होगा। तो आर्मी का जहाँ पे अगर वो है इन्वॉल्वमेंट है, अगर तो वो ऑपरेशनल हद तक है और उनकी विल क्लियर है, तो ये फिर चीज़ें पाकिस्तान में इस तरह डिलीवर हो जाती हैं। अच्छा, तो ये हम कह सकते हैं कि क्या है 4-5 अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, किन किन शोबों में सरमायाकारी की तवक्का है, कौन से ममालिक सरमायाकारी करेंगे, इब्तदाई तौर पर क्या होगा, इसका पूरा अगर एग्जीक्यूशन हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया पे डिस्कस हुआ नहीं है मामला, शायद हुकूमत भी जो है वो बहुत संजीदा नहीं है कि उसकी चीज़ों को मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँचाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आर्टिकल्स नज़र नहीं आए। मैंने एक आपका जो है वो राइटिंग पीस देखा जो तफसील में था, बाकी बहुत थोड़ी चीज़ें इस वक्त मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। तो क्या इसकी एग्जीक्यूशन है? जी, इस पे हमारी उस दिन बात हुई थी, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी उसके अगले दिन हमारी इसमें सिविलियन गवर्नमेंट में भी और कुछ अस्करी हलकों से भी बात हुई थी, और ख़ासकर जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जो वफाकी हुकूमत के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, उनसे हमारी डायरेक्ट बात हुई थी। तो इसमें काफ़ी एक स्ट्रक्चर तो वो लोग बना रहे हैं। उसमें ये है कि जिस तरह कि अनाउंस किया गया है ऑलरेडी कि इसकी 3 कमेटीज़ होंगी, एक इसकी एपेक्स कमेटी होगी, फिर इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, फिर इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होगी। एपेक्स कमेटी जो है वो 3 महीने में एक दफ़ा मिलेगी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी वो शायद 2 महीने में मिलेगी, और जो है इम्प्लीमेंटेशन कमेटी वो एवरी फोर्टनाइट मिलेगी, हर 15 दिनों बाद मिलेगी। तो इन्होंने फ़िलहाल जो मेरी बात हो रही थी, हमने उर्दू न्यूज़ में उस पर लिखा भी था, जो इन्होंने जो कंट्रीज़ टारगेट किए हैं वो कंट्रीज़ हैं जिनकी पाकिस्तान आर्मी से बहुत करीबी उनके ताल्लुकात हैं और उनकी एक रिलेशनशिप आपस में है और एक दूसरे पर रिलाई करते हैं। इनमें GCC कंट्रीज़ है मेनली, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें कुवैत है, उसमें बहरीन है, उसमें कतर है। तो इस तरह के कंट्रीज़ जो हैं उनसे उनके प्रोजेक्ट्स, जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें ये भी बताया था कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उन पर वो काम कर रहे हैं। कुछ डिटेल्स आई हैं खुर्रम साहब के, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे?
जी, उसमें हमारी बात हुई थी तो उन्होंने फिलहाल सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि माइनिंग है, आईटी है, एग्रीकल्चर भी है उसमें, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने उसमें की हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्होंने कहा जी कि अभी हम सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं और हमारी मीटिंग्स शुरू हुई हैं, तो इसमें एक दफ़ा हम बैठ जाएँ, सारी चीज़ें सामने आ जाएँ, तो फिर हम बाकायदा उसमें ये भी बताएंगे कि किस किस प्रोजेक्ट का वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये उनका कहना था कि ये GCC कंट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, और इसमें ये नहीं है कि कोई पेपर वर्क लंबा चलेगा या कोई लंबे चौड़े दावे हैं। उसने कहा जी ये हो जाएगा, विद इन वीक्स होगा, और इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमने वो पॉइंट आउट कर लिया और वो आ जाएगी, बस इसकी अनाउंसमेंट की देर है। और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है अभी 4 दिन पहले तो अनाउंस हुई है, तो उसका भी सेक्रेटेरिएट बन रहा है किसी जगह पे इस्लामाबाद में, बिल्डिंग फाइनल हो रही है, कहाँ पे बनाएंगे, टारगेट्स का तयन भी किया गया है कि किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, इसके टारगेट्स क्या होंगे, उसको किस तरीके से जो है वो लुक आफ्टर किया जाएगा, उसको सिक्योरिटी कौन देगा। सिक्योरिटी से मुराद हर तरह की सिक्योरिटी है कि पाकिस्तान में इदारती बुनियाद पर उसको तंग ना किया जाए, रोका ना जाए। इसके साथ साथ जो है वो दीगर जो इश्यूज़ हैं कि कोई गैर मुल्की टीम आकर काम करती है उसकी सिक्योरिटी, तो इसका कोई अभी लाइन जो आउटलाइन है वो आई है कोर्स की? देखें, इसके जो इस कौंसिल का बनाने का सबसे बड़ा मकसद है ना, वो मकसद ही ये है कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कोई भी इन्वेस्टर आता है, सरमायाकार आता है यहाँ पे सरमायाकारी करना चाहता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिस से NOCs लेने पड़ते हैं, बहुत सारे इदारों की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक से इजाज़त लो, फिर दूसरे से लो, फिर जाके जगह पर कुछ करो। तो उन सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए, वो NOCs को क्लियर करने के लिए, जो हर्डल्स होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए, ये वन विंडो टाइप इन्होंने एक ऑपरेशन बनाया है कि जो जाहिर है ये छोटे मोटे इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, टॉप लेवल के इन्वेस्टर्स होंगे, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो इस कौंसिल के थ्रू आएंगे। जब वो आएगा तो ये कौंसिल जो है इसमें रेलिवेंट लोगों से बात करके उनको जो थ्रू प्रॉपर चैनल फौरी तौर पे विद इन डेज इसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगी। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें जो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं और उनके जो ज़ैली इदारे हैं, जो मुतलका ज़ैली इदारे हैं, उन सारों के लोग इनके मेम्बरान होंगे। जो मिनिस्ट्रीज़, जो 4-5 मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने पहले बताया एग्रीकल्चर है, IT है, माइनिंग वगैरह है, तो उन सारों के जो लोग हैं उनके रेलेवेंट ऑफिसर्स भी मेंबर्स होंगे इस काउंसिल के इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो जिस तरह से नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा था कोविड का, ये वैसे ही होगा इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज भी यही आता है कि एक फेडरल के ऊपर फैसला हुआ, सूबे उसको कितने हद तक जो है वो वेलकम करेंगे। तो आप ये कहते हैं कि वो सिस्टम भी जो है वो ठीक चलेगा NCOC की तरह? जी बिल्कुल ठीक चलेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, एज फार एज जो सिविल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप है वो ठीक चलता है, जो हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर जो आने वाली हुकूमत है उसके ताल्लुकात फौज से ठीक रहते हैं और उनकी आपस में वर्किंग रिलेशनशिप ठीक रहती है, तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। और उसमें ज़ाहिर है हम सबका फायदा इसी में, हम सबकी बेहतरी इसी में है कि मुल्क आगे बढ़ेगा। आप इसको कहाँ रेट करते हैं? आपने इसके ऊपर वर्किंग की, सारी मालूमात इंफॉर्मेशन गैदर की, मुख्तलिफ लोगों से बात की, ज़ाहिर है कि ऐसे तो आर्टिकल सामने नहीं आता, तो आप इसको क्या रेट करते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि किसी हद तक गेम चेंजर होगा अगर पाकिस्तान में वन विंडो ऑपरेशन और ईज टू डूइंग बिजनेस को हमने इंश्योर कर लिया? देखिए, इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं या मिलिट्री के साथ इन्वॉल्व हैं, जिनका काम इमेज बिल्डिंग है, ये चीज़ों को प्रोपोगेट करना है, मुसद्दिक मलिक साहब की तरह के लोग, वो तो इसको कह रहे हैं कि गेम चेंजर होगा। लोग यहाँ तक कह रहे हैं, बड़े सीनियर लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये CPEC से बड़ा प्रोजेक्ट है। और जिस तरह के हमें चीज़ें दिखाई गई हैं कि उसमें जो है वो 1 करोड़ के करीब लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी और ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगी और 4-5 साल में ये हो जाएगा। अगर ये वाकई ही हो जाता है तो ऑफ कोर्स ये होगा, इतना बन सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह हमने पहले बात की है, कि ये होगा कैसे। तो जब तक हमें कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आती, जब तक हमें ये बताया नहीं जाता कि ठीक है इस तारीख को ये कौंसिल बनी थी, अब इतने महीने बाद इन प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया और ये इन्वेस्टमेंट आके इस सेक्टर में फलानी जगह पे फलाने मंसूबों पे लग गई है, तो फिर उसके बाद होगा। लेकिन जहाँ तक प्रोजेक्शन की बात है, अभी सरकारी हल्के, चाहे वो अस्करी हल्के हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हल्के हैं, सारे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, CPEC के अगर बड़ा नहीं है तो उसके लेवल का प्रोजेक्ट है और CPEC को भूल जाएंगे और मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा और 2035 तक हम किंग होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो जी। बिल्कुल जिस तरह से आपकी दुआ है, जिस तरह से उम्मीद है, जिस तरह से ख्वाहिश है, वैसे ही मामला। तो आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिएगा, हाफ़िज़।